हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन क्या होता है। इसकी फ़िलॉसफी को, इसकी सोच को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है कि अपनी लाइफ में, अपने देश के लिए किसी भी चीज़ में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर, अपने दिल पर और अपने कल्चर पर फोकस करो। तो ये रोमांटिसिज्म का एक थॉट होता है। तो अब क्या करना है, इसी रोमांटिसिज्म के ज़रिए आपको नेशनलिज्म को बढ़ाना है। तो नेशनलिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको लड़ाइयाँ करनी है और दूसरे देशों को जीतना है। नेशनलिज्म का मतलब ये तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपको नेशनलिज्म को ज़्यादा बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने कल्चर पर फोकस करो। अगर लोग अपने कल्चर से प्यार करेंगे, अपने पोइट्रीज़, स्टोरीज़, म्यूज़िक, डांस, अगर वो इन सब चीज़ों को समझते हैं, इन सब चीज़ों से प्यार करते हैं, तो नेशनलिस्ट फीलिंग खुद ब खुद आ जाएगी। तो यहाँ पे रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन दी गई है। इसका मतलब है ऐसा कल्चरल मूवमेंट जो कि नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाने में हेल्प करता है। जो रोमांटिसिज्म को मानते हैं उनको रोमांटिक कहा जाता है। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट्स होते हैं उनका मानना है कि हमें किसी भी चीज़ के पीछे साइंस या रीज़न को नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पर हमें इमोशंस, इंट्यूशन या फिर फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और लोगों के मन में ये फीलिंग होनी चाहिए कि ये हमारा ही कल्चर है, ये हमारा ही पास्ट है और इसी से किसी भी नेशन का बेस बनता है। तो ऐसे ही एक रोमांटिक थे जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रेड हर्डर। उनका मानना था कि अगर आपको सचमुच का एक जर्मन कल्चर देखना है, जर्मन के बारे में पता करना है, तो आप वो कॉमन लोगों के बीच में जाकर देखो। कॉमन लोगों को डांस फोक कहा जाता था। उनके सॉन्ग्स में, उनकी पोट्रीज़ में, उनके डांसेस में आपको एक सच्ची नेशनलिज्म फीलिंग दिखेगी। तो इस तरीके के फोक कल्चर को रिकॉर्ड करना, कलेक्ट करना ज़रूरी है ताकि ये हमारी नेशनलिज्म फीलिंग को बढ़ाने में हेल्प कर सकें और इनको और लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो नेशनलिज्म के मैसेज को हर किसी को पहुंचाने के लिए आर्टिस्ट ने वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, मतलब कि ऐसी भाषा जो कि हर कोई जानता हो, और लोकल फोकलोर्स का यूज़ किया, मतलब कि जैसे पोइट्रीज़ हो गई, डांस, सॉन्ग्स हो गए, इनका यूज़ किया ताकि जो इलिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी नेशनलिज्म को समझ सकें। इसको पोलैंड के एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। तो मैप में देखें तो ये है पोलैंड, जो कि आज एक कंट्री है, लेकिन पहले पोलैंड एक कंट्री नहीं हुआ करता था। ये जो येलो वाला पोर्शन है ये पोलैंड हुआ करता था। इसको 3 कंट्री ने मिलकर आपस में बांट लिया। ये रशिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, इन तीनों ने मिलकर पोलैंड को डिवाइड कर लिया और पोलैंड का नामो निशान ख़त्म हो गया। लेकिन आज पोलैंड एक कंट्री है। वो कैसे हो सका वो हम यहाँ पर देखेंगे। कैसे पोलैंड ने अपने आप को बचा कर रखा और दोबारा एक पावरफुल कंट्री के रूप में एमर्ज हुआ। तो 18वीं सेंचुरी में पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। काफ़ी लंबे समय तक पोलैंड का कोई नाम और निशान नहीं था, लेकिन पोलैंड को ज़िंदा रखा वहाँ के लोगों ने अपने म्यूज़िक्स में, अपनी लैंग्वेजेस में। तो एक पर्सन थे कैरोल कुरपिंस्की। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया और ओपेरा और म्यूज़िक के थ्रू अपने नेशन को ज़िंदा रखा। और जो फोक डांसेस होते थे पोलनीज और मजूरका, उन्होंने इसको एक सिंबल की तरह यूज़ किया। और लैंग्वेज ने कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो जब रशिया ने पोलैंड पर कब्ज़ा किया तो वहाँ पर जो पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी उसको हटा दिया गया और हर किसी पर रशियन लैंग्वेज थोप दी गई। 1831 में रशिया के अगेंस्ट एक रिवोल्ट किया जाता है, लेकिन रशियन सरकार उसको दबा देती है। इसके अगेंस्ट में जो क्लर्जीज होते हैं, मतलब कि जो चर्च के पादरी होते हैं, वो इस पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं एज अ वेपन, एज अ हथियार उसको यूज़ करते हैं और चर्च में और किसी भी रिलीजियस काम में वो पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करने लगे। इसके रिजल्ट में जो रशियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये जो सारे क्लर्जीज और बिशोप्स होते थे इनको जेलों में डाल दिया और साइबेरिया भेज दिया। तो यहाँ पर लैंग्वेज को एक वेपन और एक सिंबल के फॉर्म में यूज़ किया गया और काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद पोलैंड को एक कंट्री बनाया गया। करीब 100 साल से भी ज़्यादा तक पोलैंड एक कंट्री नहीं था और एक लंबी लड़ाई लड़ी गई इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर पोलैंड के एग्जाम्पल से हमें ये बताया गया है कि कैसे एक कंट्री जो कि 100 साल से भी ज़्यादा थी ही नहीं, उसने अपने आप को बचाए रखा सिर्फ लैंग्वेजेस, म्यूज़िक, डांस के थ्रू, और उन्होंने इसी का इस्तेमाल किया दोबारा से एक कंट्री बनाने के लिए।
तो यहाँ पर रोमांटिसिज्म को अच्छी तरीके से समझाया गया है। आई होप आपको रोमांटिसिज्म के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।